मुझे कि आपकी फैमिली जाने से आपने कभी कोई प्रेशर आपको फील करती है, फिर आपको होता है कि यार ये लोग मुझे ये बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो बॉदर करती हो? मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरा ख्याल है मैं शायद पाकिस्तान में उन 2% लोगों में से हूँ कि आई हैव अ वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली, बी इट इन लॉज। इनफैक्ट मेरे इन लॉज ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं एज़ कम्पेयर टू माई ओन फैमिली। बहुत मेरी सास ने इतना सीखा है अब्दुल्ला के बारे में, वो लोगों को रील्स भेज रही होती हैं, मुझे भेज रही होती हैं कि इसके ऊपर घर में ये करते हैं। उसके बावजूद देवर 2 इंस्टांसेस जहाँ पर, और हम बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत ही अच्छी लिविंग है, स्टिल 2 ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे नेबरहुड में ही लोगों ने 2 दफ़ा इसको पागल कहा और मुझे बहुत कुछ चीज़ हर्ट की। बट हमारी सोसाइटी के अंदर मदिया मुझसे जब पेरेंट्स बात करते हैं तो मुझे इतना दुख होता है कि बहन ने ये कह दिया। अब उसी पोस्ट के नीचे किसी ने बताया होता है कि उसके बहनों ही ने कहा कि यार आइंदा तुम इसको हमारे घर मत लेकर आना। एक खातून है जिन्होंने बताया कि उनके अब्बा खुद अपने बच्चे को ईद पर नहीं मिलते, अपने घर नहीं लेकर जाते, बाकी बच्चों को ले जाते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद। एक और मदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इनकी कहानी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद नहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स के हवाले से, और हम कोशिश कर रहे हैं मैं भी और सीखूं कि अच्छा भाई हमने मज़ीद क्या करना है। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं माएँ सांझी हैं, तो माएँ मुझे लगता है कि वो तो सांझी होती हैं लेकिन बच्चे भी सांझे हैं। जब आप किसी के बच्चों को देखते हैं तो उनको अपना बच्चा समझ के ट्रीट करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप किसी और के बच्चे को प्यार नहीं करें, आप वो बेसिकली मोहब्बत जो है वो इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, ताकि कल कला जब आपका बच्चा परवान चढ़े तो वो मोहब्बत समहाउ यूनिवर्स आपके बच्चे को वापस करे। तो आप एक मोहब्बत वाले मुआशरे को परवान चढ़ा रहे होते, तो वो सिर्फ मैं अपने बच्चे को मोहब्बत देके नहीं परवान चढ़ा सकती। मैं जब तक बाकी बच्चों को मोहब्बत नहीं दूंगी ना, तो वो मेरे मुआशरे में वो मोहब्बत ही मुझे नज़र ही नहीं आएगी। मुझे ब्रेक के बाद जनाब ज्वाइन किया है अरूज शहजाद ने, जो कि ईसा शहजाद की अम्मा है। तो हम ज़रा ईसा की जर्नी के वाले से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूज, शो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, मैं ईसा की जर्नी के वाले से पूछना चाहूँगी कि आपका ईसा का जर्नी कब शुरू हुआ? ईसा का जर्नी स्टार्ट हुआ जब ईसा 2.5 के थे, और अब नाउ माशाल्लाह ही इज़ 11, माशाल्लाह। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और 2.5 में वही कुछ रेड फ्लैग्स थे जिसकी वजह से जो है हमें ईसा को एक नॉर्मल अच्छे मॉन्टेसरी में इनरोल किया, और उसके बाद हमें पता चला कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बस वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। तो वो आपको खुद पता चला? मैं इसको रेड फ्लैग्स नहीं कहूँगी, लेकिन आपको चीज़ सिम्टम्स आपको स्कूल ने बताया, मॉन्टेसरी ने बताया, या आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ? नहीं, एज अ मदर तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी अम्मा को हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बच्चा जो है ना तुम्हारा नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो बोलना तो ऑब्वियसली वो डिलेड था ही, क्योंकि प्री मैच्योर हुए थे तो माइलस्टोन्स थोड़े से डिलेड थे उसके। लेकिन वही सब ने ही बोलना शुरू कर दिया कि नहीं इट्स ओके, लड़का है लेट बोलेगा, ताया भी लेट बोले थे, ये वो। तो मैं तो उसी फेस में थी। बट मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, बोलना और ये सब चीज़ें अलग जगह है, लेकिन तुम्हारा बच्चा जो है ना नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आई कांटेक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या गलत बात है अगर तुम एक दफ़ा जो है कंसल्ट कर लोगी डॉक्टर से। तो बस उसके बाद जब मॉन्टेसरी में करवाया तो ऑब्वियसली चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हुई। बच्चों को जब मिंगल नहीं हो रहा था, वहाँ जाके इसने बाइटिंग, हिटिंग, शाउटिंग स्टार्ट की, तो बस जर्नी फिर वहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई। फिर मैं इसको फर्स्ट असेसमेंट के लिए लेके गई, एंड थिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर वहाँ से एक थेरेपी सेंटर, दूसरे थेरेपी सेंटर। वो बाकी बहुत मुश्किल होगा कि जब आप मॉन्टेसरी बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप बाकी माओ को देख रहे हो, आप कहना चाहिए इन बच्चों को में से किसी को यूँ नहीं है मेरे बच्चे को। क्या आप माइलस्टोन, ये होता है ना कि शुरू में पहला बच्चा होता है, आप माइलस्टोन मैच करते कि अच्छा अब इसे दांत निकालिए, अब इसे अब तो यूट्यूब भी आ गया ना। तो अब मैं भी जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो पहले मैं प्रेगनेंसी में देखती थी अच्छा इस वीक में क्या एक्सपेक्ट करना है, और जब वो पैदा हो गया तो मैं कहती थी अच्छा इस मंथ में अब क्या एक्सपेक्ट करना है, कि दांत कब निकाल ले, ताली कब बजाएगा, देखेगा कब। एक एक चीज़ हम माइलस्टोन कंपेयर कर रहे थे ना अगले बच्चों से भी। तो वो कितना मुश्किल था रोज आपके लिए टाइम? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज मैं तो सब कुछ देखते हुए भी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट डिनाइल फेस में थी ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक। हाँ। मैं डिनाइल फेस में थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। और अल्लाह ताला से लड़ाइयाँ भी बहुत की, बहुत शिकवे शिकायतें, इवन कि मेरे हस्बैंड तो, मैं तो फिर 4 इयर्स के बाद कहीं ना कहीं निकल आई थी, मेरे हस्बैंड को तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगा।
क्योंकि उस फेज से हम निकल ही नहीं पा रहे थे कि नहीं, वो एक दिन कोई ना कोई उसका अगर माइलस्टोन अचीव हो जाता था, नहीं 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 अब तो स्कॉटिज्म नहीं है, बस वो हाँ और ना के चक्कर में ही। बट अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोग मिल गए थे, अच्छा एक सर्कल मिल गया था, एक गाइडलाइन मिल गई थी, तो मैंने ईसा पे बहुत जल्दी ही वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये एक्सेप्टेंस? आई थिंक सबसे ज़रूरी है, और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो मेन टाइम होता है ना वो 5 इयर्स तक का ही होता है। अगर हम इसी लड़ाई में और इसी में टाइम अपना वेस्ट कर देंगे कि नहीं अब जो है ना मुझे दुनिया को फेस करना है, मैं इसको थेरेपी के लिए लेके जाऊंगी तो दूसरा मुझे क्या, घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, तो आई थिंक हम अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो है ना उनका लॉस कर देंगे। क्योंकि वो वाला जो गोल्डन टाइम है, अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी काम कर लिया, ईसा की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं वो टाइम उस टाइम पर अगर स्ट्रॉन्ग ना होती और चीज़ों को उस तरीके से ना लेके चलती, तो आई थिंक सो कि अब जो स्टेज पे वो है वो नहीं हो पाता। आपने कौन सी थेरेपीज कराई ईसा की फिर? मैंने सारी थेरेपीज कराई, क्योंकि ऑब्वियसली ईसा को सारी ही थेरेपीज रिकमेंडेड थी। ऑक्यूपेशनल करवाई, बिहेवियर करवाई, रिमीडियल तो बहुत खैर बाद में, और स्पीच थेरेपी करवाई क्योंकि नॉन वर्बल थे वो पहले। तो अब ईसा बताएं, कब वो 11 साल का हो गया, अब ईसा कहाँ पे खड़े हैं? ईसा माशाल्लाह से वर्बल हैं, इतने वर्बल हैं कि वो अब सब कुछ ही बता देते हैं कि आई हैव रेयर कंडीज, आई एम ऑटिस्टिक, और मतलब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से ग्रेड 3 के लेवल पे हैं वो। और एकेडमिक्स में और कंप्यूटर स्किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं। और वो शुरू से, जैसे तायरा ने कहा कि हमारे बच्चे क्योंकि बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं, जी। और वो 2.5 ईयर्स से ही थेरेपीज ले रहे हैं। जो घर पे उस पर वर्किंग हुई तो हर चीज़ पिक्टोरियल ही थी, तो वो अब इतने ज़्यादा पिक्टोरियल प्रो हो चुके हैं कि वो हर चीज़ मुझे ही जो है ना ड्रॉ कर करके बता रहे होते हैं। कॉमिक बुक्स बनाने का बहुत अच्छा उसको शौक है। तो वो अब जो है वो पावर पॉइंट की तरफ चले गए हैं। तो इंशाल्लाह सून मैंने उसको बोला है कि वी विल डू योर एग्जीबिशन सून, के जो है ना वो हर चीज़ आपको ड्रॉ भी करेगा, और फिर उसको ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा, वो उसको एक्सप्लेन भी करेगा। उसका मतलब है कि वो पावर पॉइंट पे जाके सब चीज़ें प्रॉपर और वो गूगल से इमेजेस पिक करके वो प्रॉपर आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी देगा। मम्मी आई हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर यू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो वो इस तरीके से अब माशाल्लाह से काफी इंप्रूवमेंट आ गई। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन देखिए उसके लिए अब जो सफ़र था वो एक तवील तो था, लेकिन यस ये बात है कि थेरेपीज़, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ उनके बच्चे अगर जो हैं वो नॉन डाइवर्जेंट बच्चे हों तो वो खुद पेरेंट्स थेरेपी सीख लेते हैं कि हम वो फिर जा जाकर सबसे पहले तो कहते हैं हमें भी थेरेपी की ज़रूरत होती है, फिर हम सीखते हैं कि अच्छा हमें करना क्या है। मैंने थेरेपीज ली है मदिया एक टाइम पे, क्योंकि मैं वो इस चीज़ को मैंने आपको बताया कि मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ईसा की थेरेपिस्ट ने ही, क्योंकि रोज़ाना जब मिलना था तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा तुम इधर बैठो, ईसा से ज़्यादा तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या है? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब नहीं निकल पा रही हूँ उस फेज से। क्या आपको होता है कि मे बी आई एम नॉट अ गुड मदर? यस, कि जिस वजह से ये चीज़ हुई है, और लोग ये रियलाइज बहुत कराते हैं ना। हाँ ये बात अच्छा। बेसिकली सोसाइटी हमें इम्पोज कर रही होती है ना हमारे ऊपर। और अगर हम जो यहाँ पे चारों वालदाएं आई हुई हैं, जो रिजवान साहब आए थे, उससे अगर हम ये देखें कि चारों के केस में इन लोगों ने बहुत अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करी, बहुत जल्दी थेरेपीज स्टार्ट करी, तो उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही नजर आए। क्योंकि ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें बच्चा हर चीज़ लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। अगर उस टाइम पे हम उसको प्रॉपरली इंटरवेंशन दे दें तो हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। मुझे बताएं, मैं आप सबसे, कोई वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मुख्तसर मैं आप सबसे चाहूँगी, अगर हम किसी हमारा इंट्रैक्शन होता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं इंट्रैक्शन होगा, और हमें इंट्रैक्शन करना भी है, किसी में न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे से मुलाकात हो तो हमें उस बच्चे से कैसे डील करना है, और उनके पेरेंट्स से जो है ना वो हमने कैसे डील करना है, हमें उनके साथ कैसे ताउन की यकीन दहानी करानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह का पैटर्न दिखा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी डायग्नोसिस के साथ हो, या एक नॉर्मली भी अगर हम किसी बच्चे का कोई बिहेवियर या पैटर्न देखें तो उस पर रिएक्ट ना करें फॉर अ टाइम। मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्पेस दे दें, जो पेरेंट या केयर टेकर उसके पास है उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें। वो खुद ही बच्चे का मेल्टडाउन जब ख़त्म होता है तो वो बेहतर होता है। और जब पेरेंट्स थेरेपीज़ ले रहे होते हैं तो उनको स्ट्रेटजीज पता होती हैं कि मुझे उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बच्चे को कैसे काम करना है। प्रॉब्लम जब होती है जब वो इर्द गिर्द सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो एक अजीब सा रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग बिहेवियर होता है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक थोड़े से फॉर स्पेसिफिक टाइम आप थोड़ी सी स्पेस दे दें। जल्दी से quickly, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दें। क्योंकि रिएक्ट करने से चीज़ें फैल रही हैं, लोगों को गलत लग रही हैं। रिस्पॉन्स करें। तो बहुत मुख्तसर सी बात है, रसूल की हदीस है कि तुम दूसरों पर नरमी करो, अल्लाह तुम पर नरमी करेगा। उन्हें बताएं कि हम और आप एक जैसे,
हमें कोई अलग नहीं। आप तो बिल्कुल, थेरेपी मैंने कराती बिल्कुल हैं। सही कहा कि आप रिएक्शन नहीं दें, रिस्पांस दें। उस पर जो है रिस्पांस करने के साथ साथ ना उस स्पेशल पर्सन के जो पेरेंट्स या उसके केयर टेकर जो साथ में खड़े होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें कि वो बच्चे की वजह से बाकी इन्वायरमेंट में जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो परेशान ना हो। ठीक है, आप उनको अच्छा स्पेस दें, अच्छा उनको एक टाइम दें। वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से डील करके उसको काम डाउन कर सकते हैं। और उसमें आपका एनवायरमेंट ताउन में आप जरूरी है? उसको जो है समझें, एनवायरमेंट के लोगों में से कोई हाँ ऐसे ये वो इस तरह की कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसको स्टॉप किया जाए कि प्लीज गिव हर स्पेस कि ये अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जैसे मैंने speak आपसे कहा ना, करेंगी। बिल्कुल बेशर्म हो जाए जी। क्विकली देखिए मदी, आपको अपने दिल में ये बात का यकीन करना पड़ेगा कि जो हमसे मुख्तलिफ है वो हमसे कमतर नहीं है। सो जब आपको ये यकीन हो जाता है ना, तो आपका लोगों की तरफ रवैया बदल जाता है। सो मेरा ये मशवरा ये होगा कि आप हमें देख के ना मुड़ के मत देखें। अगर आपने एक दफ़ा देख लिया, आप किसी को भी जाते हुए देखते हैं न्यूरोटिपिकल बच्चे को, तो आप मुड़ के दोबारा तो नहीं देखते कि ये कौन था। तो हमें भी आप मुड़ के मत देखो। और अगर मेरे बच्चे के कोई भी स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, चाहे वो हैंड क्लैपिंग है, चाहे वोकल स्टिमिंग है, कुछ भी है, अनलेस ही इज नॉट हार्मिंग समबडी, सो देयर इज नो नीड कि आप उसको रोकें। आई जस्ट हैव 5 सेकंड्स। तमीज़ से रहें, तहजीब से रहें, जिसके साथ भी रहें। सिंपल। आई थिंक बीइंग अ पेरेंट मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ हमें एम्पैथी चाहिए आपकी, बिकॉज जो है ना, आप हमें एलियंस की तरह ट्रीट मत करें। अगर हमारे बच्चे का मेल्टडाउन है तो प्लीज़ डोंट स्टेयर एट अस। हमें बिल्कुल जो है ना ऐसे मत देखें कि हम किसी और सियारे से आ गए। आई गो बैक टू दैट सेंटेंस, बेशर्म हो जाए। आपके बच्चे का मेल्टडाउन है, अपने बच्चों को घर में मत रखें, लोगों को भी यूज टू करें, ताकि लोग यूज टू हो, लोगों को पता हो कि उन्होंने ऐसे बच्चों के साथ और ऐसे पेरेंट्स के साथ कैसे ताउन करना है, डील नहीं ताउन करना है। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।